आपके चेहरे में कितनी चमक है यह आईना तो बता देता है, लेकिन जब भी आप कभी अकेले होते हैं तो आपके मन का दर्द महसूस होता है। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर और ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ है और इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया में। मेरे हाथ में एक किताब है, मेरे भीतर का मैं, और मुझे लग रहा है इसको पढ़ने के बाद मेरे मन में क्या विचार हैं और क्या विचार प्रकट हो सकते हैं ये मैं जान सकता हूँ। इसको लिखा है आशुतोष त्रिपाठी ने और आज उनके हम घर पे हैं। चलिए बात करते हैं, आखिर क्या कुछ सोच के यह टाइटल डाला गया है और क्या कुछ खासियत है। सर नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार जी, कैसे हैं? न्यूज़ को नमस्कार, आपके दर्शकों श्रोताओं को नमस्कार जी। और विष्णु जी आपका बहुत बहुत स्वागत जी, है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं तो आपके टाइटल से ही फैन हो गया, मेरे भीतर का मैं। इसका मतलब पहले समझाइए। नहीं, ये जैसा कि साफ साफ लिखा गया जी। है कि हम लोगों के भीतर जो आदमी बैठा जी। है, कविताएं बाहर वाला इंसान नहीं लिखता। जी, दिल की आवाज़ होती है। हाँ, ये हार्डवेयर का काम नहीं है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर का काम। सॉफ्टवेयर का तो काम। जो सॉफ्टवेयर है जी जी, उसी से ये निकली हैं चीज़ें, यानी दिल की बातें हैं कहीं ना कहीं। दिल की बातें हैं और इसलिए ये मेरे भीतर का मैं है। काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चे में है आपका किताब त्रिपाठी जी। सबसे बहुत पहले बहुत तो मैं धन्यवाद। आपको बधाई दूंगा, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा मेरा सवाल, कि आज के दौर में बहुत सारे लोग लेखक हैं, बड़े बड़े लेखक हैं देश दुनिया में। ये आपकी पहली बुक है और मैं यह जानना चाहता हूँ सर जी कि आखिर आपका बुक कोई क्यों पढ़े, इसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं आपका सवाल समझ गया। आप पत्रकार हैं, आप लोग सीधा सवाल कोई नहीं पूछते हैं कि क्या अलग लिखा है, क्या अलग लिखा है, जी, है ना जी। क्यों मेरी किताब पढ़ी जानी चाहिए। तो कभी हूँ, भाषणबाजी पे कम यकीन करता हूँ। अच्छा। इसमें एक कविता है कि क्यों लिखा गया है जी। कोई भी शख्स क्यों लिखता है कुछ भी। अच्छा। लिखना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, न लिखें तो क्या बिगड़ जाएगा, अच्छा। लिख दिया तो क्या कमाल हो गया। जी। इसी विषय पे एक कविता है, इसकी पहली ही कविता है, आज लिखता हूँ। अच्छा। मैं सोच रहा हूँ अगर आपकी इजाज़त तो मैं पहली कविता पढ़ दूंगा। बिल्कुल पढ़िए। आज लिखता हूँ ताकि कल भी जिंदा रहूँ, वाह। मरने के बाद भी नहीं मरूँ। अरे वाह। और हाँ, आज को आज के आज लिखता हूँ क्योंकि शायद कल ना रहूँ कल का लिखने के लिए। उनसे ही सीखता हूँ लिखना जो जीवित हैं अपने लिखे में, क्या पता कल मेरे लिखे हुए से ही सीखना हो किसी और को लिखना। अरे वाह। इसलिए लिखा है। आज लिखता हूँ, आज की हर बात लिखता हूँ, चिलचिलाती धूप, पिलपिलाते आम, महकते दमकते फूल, खास जो कुछ भी है अपने आसपास मैं सब लिखता हूँ। मैं क्रमवार लिखता हूँ, सुबह का लाल सूरज, उबासी भरी दोपहरी और बेरंग शाम, रात का शोर, सन्नाटे की ठौर, मचलते आंसू, सिसकते स्वप्न, अंगड़ाई लेता इश्क, जो सीली जवानी और पनाह मांगता बुढ़ापा, यह सब लिखता हूँ। अरे वाह, यानी कि चंद लाइनों में लोगों को दीवाने करने का विचार है आपका। ये कविता लंबी है जी जी, तो हम यहीं पे रोक देते हैं। मैं अब एक और बात जानना चाहूँगा जी सर। जी जी, आप पेशे से शिक्षक हैं। जी जी जी। कब से लिखने का शौक है आपको? ये लिखने का शौक तो नहीं कहेंगे, लिखने की जो पीड़ा है। अच्छा, पीड़ा। शौकिया लिखा नहीं है। अच्छा। लिखना मजबूरी रही है, लिखे बिना नींद नहीं आई है, लिखे बिना खाने का मन नहीं हुआ है तो लिखा है। अच्छा। और ये कक्षा 6 में पढ़ता था जी। तभी से पता नहीं कहाँ से ये फितूर शुरू हुआ और तभी से लिखता हूँ। अच्छा, और मुझे लग रहा है ये पहली मंजिल आपकी। हाँ, एक बहुत ही शानदार रिस्पांस भी मिल रहा है इसका। ये रचना छपी है, ये पहली पुस्तक पहली पुस्तक है और इसमें मेरे भाई जो टीवी के एक्टर हैं, परितोष जी, उनका बड़ा योगदान है। पिछले वर्ष उनकी किताब आई थी। जी जी, और बहुत चर्चित हुई उनकी किताब, तो उन्होंने कहा कि भैया आप मुझसे बेहतर लिखते हैं, तो आपकी किताब क्यों नहीं है। अच्छा। तो कभी मौका नहीं मिला, लेकिन इधर उनका प्रयास रहा और मेरी पत्नी भी मेरे पीछे पड़ गई। अच्छा। कि भाई आपकी किताब होनी चाहिए। हाँ। मेरे बहुत सारे शुभचिंतक और मित्रों का ये मानना था कि मेरी किताब आए, तो सबकी सदाकांक्षाओं का प्रतिफल है कि छपी हुई पहली रचना है। इसमें पुराने समय की भी 2-4 कविताएं हैं। अच्छा। लेकिन अद्यतन कविताएं चाहते हैं जी। तो इसका प्रकाशन कौन किया है और ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है,
ताकि तमाम लोग जो देख रहे हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर सोचेंगे कि मेरे भीतर का मैं को मैं भी पढूं और महसूस करूं। बिल्कुल, ये रिब्या पब्लिकेशन से आई है किताब। अच्छा। वरुण जी हमारे बहुत जानने वाले हैं, बहुत भले इंसान हैं, स्वयं एक राइटर हैं। अच्छा। उन्होंने ही पब्लिकेशन खोला, रिब्या पब्लिकेशन, और उनसे जो हमारे संबंध हैं तो इसलिए बहुत बड़े प्रकाशक की ओर न जाके अपने संबंधों को तरजीह देते हुए उन्होंने ही छापा है, और बहुत सुंदर छापा है, आप देख ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा तो लग रहा है। ये इनका मेन सेटअप लखनऊ में है, बाकी पूरे देश के कई हिस्सों में। अच्छा, डिजिटल पे भी ये उपलब्ध है? ये डिजिटल पे अभी नहीं उपलब्ध है। अच्छा। ये अमेज़न पे उपलब्ध है, अमेज़न पे आप इसको बुक कर सकते हैं। बाकी जो आजकल एक डिजिटल कॉपी होती है वो तो छपी हुई किताब के कुछ महीनों के बाद आती है। हाँ, जो PDF जिसको किंडल एडिशन कहा जा रहा है। तो किंडल पे अभी नहीं है, मे भी कुछ महीनों बाद किंडल पे भी अवेलेबल हो। चाहिए अमेज़न पे हाँ, बाकी अमेज़न पे पूरे देश में बिक रही है, और ऑफलाइन मार्केट में भी, ऑफलाइन, हाँ, रिटेल बुक स्टोर वगैरह पे जो आप गोरखपुर के हैं, हम गोरखपुर के पास के हैं, तो गोरखपुर की लगभग सभी महत्वपूर्ण दुकानों पे किताब अवेलेबल है। पूर्वांचल के जो लोग भी आपको देख रहे हैं, अगर गोरखपुर से लेना चाहते हैं तो उनको मिल सकता है, किताब मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, आपने जिक्र किया कि परितोष त्रिपाठी जी आपके छोटे भाई हैं। मामा जी जिनको लोग कहा जाता है, TRP मामा। और फिल्म इंडस्ट्री में 2-3 मामा बहुत फेमस हुए। एक अजय देवगन की फिल्म आई थी, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि सीरियल इंडस्ट्री में एक ही मामा है, वो परितोष त्रिपाठी, TRP मामा। तो कैसा लगता है कि आपका छोटा भाई देवरिया, ताकि हमारा देवरिया जो है ऐसा नहीं है कि बहुत हाई क्वालिफाइड है, लेकिन यहाँ से निकल के मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में पूर्वांचल का नाम करना कैसा लगता है, कितना गर्व महसूस होता है आपको? देखिए, बचपन में जब वो कुछ अतरंगी हरकतें करते थे तो हम लोग उनको डांटते भी थे, रोकते भी थे। तब ये उम्मीद नहीं थी कि इस ऊंचाई तक जाएंगे। अच्छा। कि एक तो आपने एक स्वप्न देखा है और फिर आप अपना स्वप्न जीने लगते हैं, उसको हकीकत में तब्दील कर पाते हैं। और उससे भी बेहतर और बड़ी बात मैं मानता हूं विष्णु जी कि आज देवरिया गोरखपुर के जो टीनेजर्स हैं, जो लड़के हैं, जो मीडिया फील्ड में करना कुछ चाहते हैं, वो परितोष को देख के आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको मने इस बात की खुशी और ज्यादा होती है कि हमारा गांव, हमारा शहर, हमारे लोग, हमारे अपनों में एक तो सम्मान बढ़ा है, और दूसरा लोगों में हिम्मत आई है कि यहाँ से भी जाके हम बम्बई से टकरा सकते हैं, जो घर से नहीं निकल पाते जो नहीं निकल पाते थे। तो ये बड़ी बात है, और ये हम लोगों के लिए जाहिर है कि सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। आप स्वयं उनसे परिचित हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं परिचित हूँ। अब मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ तो हर वक्त पूर्वांचल की बात करता है, और उन लोगों की बात तो जरूर करता है जो पूर्वांचल से निकल के देश दुनिया में पूर्वांचल का नाम रोशन करते हैं। इधर बिहार चुनाव के दौरान मैं आपकी कवरेज देख रहा था, और गांव वाले रिपोर्टर के नाम से जो आपने मतलब तहलका मचाया है, और बहुत लोगों का फीडबैक भी मुझे मिला विष्णु। मैं यूं ही नहीं आपके चैनल की तारीफ कर रहा हूँ, आप आए हैं, ये अच्छी बात है, आप मेरे भाई हैं, ये भी सही है, लेकिन आपने भी जो एक मुकाम हासिल किया है और जो एक आइडल गोल सेट किया है कि भाई हम अच्छा और बेहतरीन और अलग ढंग से सोच के, अलग ढंग की सच्चाई को सामने लाके और अपने को भी बड़ा कर सकते हैं और अपने लोगों को और इससे भी बड़ी बात, मेरी जानकारी में आपका चैनल पहला चैनल है जो गरीबों, असहायों, निशक्तों, विद्यार्थियों की मदद करता है। भाई तुमने जब कपड़ा खरीद के पहनाया ना 2 बच्चों को, तो मुझे लगा कि मेरा तन अब तक खुला था और वो किसी ने ढका हो। तो थैंक यू सो मच गोरखपुर न्यूज को, और आपको भी मैं बहुत। हमारा तो स्लोगन ये है कि गांव वाले रिपोर्टर मोहब्बत बांटते हैं, बांटते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और, कविता पहले सुन लेते हैं आपसे, ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं। तो इस बुक की ही कोई कविता जो है हमारे युवा भाइयों के लिए। हाँ, एक आपने अभी कहा कि मोहब्बत बांटते हैं, तो मोहब्बत देखिए हर ज़माने में रही है और हर आदमी में रही है, और अलग अलग ढंग से हम उसको एक्सप्रेस अलग ढंग से करते हैं। तो एक मेरी कविता है, प्रेम पे ही है, और थोड़ा डेप्थ वाली मोहब्बत है, तो इसको सीरियस होके सुनिए। ये कविता है, तुम जो कहती हो। अच्छा। तुम जो कहती हो कि बहुत बेमतलब का बोलता रहता हूँ मैं, सच नहीं है। धड़कन तो कागज और कलम में भी होती है, दोनों मिलते हैं जब शब्दों की जनसंख्या ही तो बढ़ती है। अरे वाह। पर हाँ, यह ठीक है कि एक को लिखना नहीं आता, दूसरे को पढ़ना नहीं आता।
तुम जो कहती हो कि मुझे आशिकी नहीं आती, सच नहीं है। कभी देखा है तितली को हवा को पीठ पर लादे हुए, यह भी तो छुअन है। पर हाँ, यह ठीक है कि एक को देखना नहीं आता, दूसरे को दिखाना नहीं आता। तुम जो कहती हो कि मुझे प्रेम करना नहीं आता, सच नहीं है। कभी देखा है पहाड़ को आइसक्रीम खाते हुए, अरे वाह, यह भी तो चुंबन है। पर हाँ, यह ठीक है कि एक को सिमटना नहीं आता, दूसरे को पिघलना नहीं आता। तुम जो कहती हो कि पलकें नहीं झपकती मेरी, सच नहीं है। कभी देखा है नीले आसमान को, हरी धरती को एकटक निहारते, यह भी तो लगन है। पर हाँ, यह ठीक है कि एक को मिलना नहीं आता, दूसरे को बिछड़ना नहीं आता। तुम जो कहती हो कि मुझ में नहीं है इजहार का सलीका, सच नहीं है। कभी देखा है नदी को समंदर में नहाते हुए, अरे वाह, यह भी तो आलिंगन है। पर हाँ, यह ठीक है कि एक को सिकुड़ना नहीं आता, दूसरे को फैलना नहीं आता। अब हम बात कर लेते हैं इस बुक के टाइटल के बारे में। मुझे लग रहा है मैं खुद ही ये शब्द जो है, जैसे इंसान जब भी अकेला होता है तो दर्द और उसकी प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग और जो बैक लाइफ में दिक्कतें होती हैं वो याद करता है। और टाइटल से बड़ा इमोशनल टाइप का टाइटल लग रहा है। तो ये शब्द कैसे आपके ज़हन में आया? ये टाइटल पे जब मैं सोच रहा था तो जब भी जाता था तो अपने करीब जाने की कोशिश करता था, और यकीन मानिए ये टाइटल सेलेक्ट करने में मुझे सबसे ज़्यादा समय लगा। सबसे ज़्यादा लगा? हाँ, मैंने करीब 100 टाइटल सोचे। अच्छा। और फिर अंदर भी बाहर भी, अंदर बाहर होते होते और फिर ये टाइटल आया, और तब मुझे लगा कि यही है, ये मेरी किताब है और ये मेरी कविताओं को मैंने सही नाम देती है, सही पहचान देती है। वन लाइन में पूरी कहानी बता सकते जी जी, आप वन लाइन में कि मेरे भीतर का मैंने इसकी भूमिका में बात करते हुए ये कहा भी है कि इन कविताओं से गुजरते हुए, देखिए विष्णु जी, कविताएं कोई लिखता नहीं है जी, कविताएं उतरती हैं। आप बस पेन चला रहे होते हैं, तो कविताएं आपको माध्यम के रूप में चुनती हैं। इन कविताओं ने मुझे माध्यम बनाया, इतना ही है, मेरी इससे ज़्यादा भूमिका नहीं है। तो मैंने कहा कि जब ये उतर रही थी और जब मैं इनसे गुजर रहा था, तो इस यात्रा में अपने भीतर के, मेरे भीतर जो आदमी बैठा है उसको बहुत हद तक मैंने जाना। एक अलग दुनिया। हाँ, कि अरे अंदर की दुनिया तो और अतरंगी है, मेरे भीतर तो ये चीज़ भी है, मेरे भीतर तो वो चीज़ भी। और मुझे लगता है कि जो भी इसे पढ़ेगा, मैंने लिखा है कि आपको भी इससे गुजरते हुए आपके भीतर के आप तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जी। तो कितना वक्त लग गया इसको लिखने में? मैंने कहा ना कि कुछ कविताएं इसमें पुरानी हैं। अच्छा। और कुछ कविताएं तो बिल्कुल लॉकडाउन के समय की हैं। लॉकडाउन में एक तरह से कहें कि आपको पूरा मौका मिल गया। लॉकडाउन में ही इसकी भूमिका तैयार हो गई, और जो कुछ भी था, लॉकडाउन का एक बड़ा रोल रहा है इस किताब में। इसमें लॉकडाउन पे 3 कविताएं हैं। अच्छा। हाँ, तो यानी मैं ये कह सकता हूँ, तैयारी तो आप बहुत पहले से कर रहे होंगे, ताकि आप जैसा बताया कि कक्षा 6 में जब आप पढ़ते तब से आपको लिखने का शौक है, लेकिन लॉकडाउन में एक मौका मिल गया कि उन कविताओं को कलेक्ट कर लें और इधर कुछ नई कविताएं लिख लें। अच्छा। और अपने ढंग से जो सेंस बदला है, तो उस ढंग की कविताएं इसमें आई हैं। अच्छा, अभी क्या कुछ तैयारी चल रही है? मेरे भीतर का मैं तो मार्केट में है और लोगों का पसंद भी आ रहा है, तो अब क्या कुछ प्लानिंग चल रही है आपकी? मैं दरअसल इस किताब के पहले ना एक उपन्यास पे मैं काम कर रहा था। अच्छा, इसके पहले? हाँ, इसके पहले मेरा मन था कि मेरी जो पहली किताब आए वो कविताओं की न आए। अच्छा। क्योंकि कविताएं तो मैं लिखता ही हूँ। मैं उपन्यास ही चाह रहा था। अच्छा। और एक और पब्लिकेशन वाले हैं हमारे मित्र, उन्होंने बड़ा वो किया था कि भैया आप अपना उपन्यास पूरा करिए, एक रोमांटिक उपन्यास में लिख रहा था। अच्छा। तो उसका काम ना 70% तक हो चुका है। अभी उसका नाम तो मैं नहीं रिवील कर सकता। अच्छा, लेकिन अगली तैयारी मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, अब इसके बाद जो किताब आएगी वो उपन्यास होगी। तो निश्चित रूप से साहित्य प्रेमी है उनको इस बार कुछ और नया मिलेगा। बिल्कुल। पहले ये कविता, ये इसमें ना बहुत तरह की कविता है। इसमें जितनी कुरीतियां हैं सामाजिक, मैं नशा को ले लीजिए, चाहे बच्चों के साथ क्या चल रहा है, क्राइम का क्या हाल है, इसके अलावा
अपने यहाँ का तंत्र सिस्टम किस ढंग से काम करता है, उन सब पे बात मैंने की है, सबको पिरोया। हाँ, तो अभी तो ये किताब रिलीज ही हुई है, जी, जी, जी। तो कुछ दिन और मौका मिलेगा। हाँ। और इस किताब को अगर सराहना मिलेगी, जी, जी। लोग चाहेंगे, लोगों को पसंद आएगी, हाँ। तो अगली किताब बिल्कुल आपका उपन्यास की मनोबल आएगी। बढ़ेगा, ताकि कहा जाता है कि सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब सम्मान मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। हाँ। तो जो तमाम लोग पूर्वांचल के रहने वाले आपको इस समय देख रहे हैं, आपका क्या संदेश रहेगा उन सबसे? संदेश तो नहीं रहेगा, एक प्रार्थना रहेगी कि इस साहित्य के समंदर में जी। एक मैंने भी अपनी किताब जी। आपके सामने प्रस्तुत की है, जी। और मेरे मन के जो भाव हैं, जो विचार हैं, जिस ढंग से मैं सोचता हूँ, जो मुझे बेहतर लगता है, वो सब कुछ इसमें है। अच्छा। तो आप इसे पढ़ें, इसे समझें और इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दें। और इस किताब में इतना ही है कि मैंने एक वाक्य झूठ नहीं कहा। मैं जैसा हूँ विष्णु, अच्छा। मेरे भीतर का मैं वैसा ही है जैसा मैं हूँ और जैसा सोचता हूँ। अच्छा। यानी जो कोई भी इस बुक को पढ़ेगा उसको लगेगा कि इसमें मेरी कहानी है। हाँ, ऐसा लगेगा। ये बिल्कुल लगेगा। ये इसमें एक कविता है, कोई मुझे कविता अभी याद नहीं आ रही है। आपको इसमें कौन सा 2 या 4 लाइन सबसे ज्यादा पसंद है? मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को एक बार। हाँ, मैं वो कविता अभी ढूंढ रहा हूँ, तो मिल नहीं रही है। ढूंढ लीजिए, लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि उसमें है कि जो दर्द मुझे मेरे लगते हैं, अच्छा, वो तुझे तेरे लगेंगे। वाह। ये लाइन, अच्छा। ये कहीं से एक लाइन आई हाँ, थी। हाँ। तो बाकी पसंद तो मुझे सब है, इसमें कोई ऐसी कविता नहीं है कि जो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके ज़्यादा श्रोता और दर्शक और युवा वर्ग के ही हैं, तो मैं उस ढंग की कविताएं ही आपको सुनाऊं। हाँ, बिल्कुल। एक और रोमांटिक कविता मैं आपको सुना दूं, क्यों? बिल्कुल वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वैसे भी कविता का विषय गंभीर ही होता है, तो गंभीर चीज़ें तो लोग देख ही लेंगे। देखिए, हाथी कविता है, मुझे बहुत पसंद है। व्यंग्य की कविता है, भूख पे कविता है, बहुत तरह की इसमें कविताएं हैं। लेकिन मैं आपके दर्शकों के लिए एक हमारे युवा दर्शकों के लिए कर्फ्यू कविता पढ़ता हूँ। लॉकडाउन में भी लग रहा था ना कि कर्फ्यू जैसा माहौल है, लेकिन रोमांटिक कविता किस ढंग से कर्फ्यू को देखती है। अच्छा। मध्यम रोशनी, अलसाई आंखें और अंगड़ाई लेता इश्क, एक आहट नहीं, एक करवट नहीं, पलकों के कोरों तक पर कोई हलचल नहीं। कर्फ्यू है यादों पर, पहरों पर, और इस कर्फ्यू में मैं एक टक अपलक निहार रहा हूँ, बिना तुम्हें बताए, बिना तुम्हारे जाने। क्या मुझे इजाज़त है बिना तुम्हारी इजाज़त के तुम्हें देखने की? क्या मुझे इजाज़त है बिना तुम्हारी इजाज़त के इस इबादत की? क्या मुझे इजाज़त है इस आहट की, इस चाहत की? ऊपर ऊपर से शांत दिख रहे अंदर की सारी अकुलाहट को शब्द देने की, स्वर देने की। क्या मुझे इजाज़त है बिना तुम्हारी इजाज़त के तुम्हें अपने ख्वाबों में देख लेने की? बिना तुम्हारी इजाज़त के आहिस्ते से तुम्हारे अकेलेपन, एकांतवास के कर्फ्यू में धारा 144 का उल्लंघन करने की। मतलब पूरा रिस्पेक्ट के साथ जो है धारा 144 का उल्लंघन करना है। हाँ। तो आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, कि आपने हमें वक्त दिया। और जो भी तमाम लोग इस वक्त देख रहे हैं, ताकि हमारी कोशिश रहती है कि जो लोग पूर्वांचल का नाम रोशन करते हैं और उन लोग की बात हम ऐसा करते हैं। तो आज के सीरीज़ में आशुतोष त्रिपाठी जी और इनके छोटे भाई परितोष त्रिपाठी, जो फिल्मी दुनिया में लोग टीआरपी मामा के नाम से जानते हैं, और उनके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब से मैंने शुरुआत किया, शुरू में एक शब्द बोला कि आपके चेहरे की चमक आईना तो बता देता है, लेकिन आपके दिल में कितना दर्द है वो आपको अकेले में एहसास होता है। तो अगर आप एक बुक पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर एहसास होगा और बहुत मज़ा आएगा। तो जो लोग भी देख रहे हैं, आप सबको अमेज़ॉन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आप सब बुक कर सकते हैं, या फिर गोरखपुर या फिर आसपास जिलों के रहने वाले हैं तो जो अच्छे बुक स्टोर हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आप सबको हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, मेरे कैमरे के पीछे अभय राव। जय।